दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम सुनसान जंगल के बीच एक घर को देखते हैं जहां बिरजू भड़वा नाम का एक आदमी अकेला रहता था। बिरजू एक साइंटिस्ट था और अपनी रिसर्च के लिए वो कई महीनों से इस सुनसान जंगल में रह रहा था। लेकिन एक दिन रिसर्च के दौरान उसे एक सांप काट लेता है जिससे उसकी फट जाती है कि कहीं जहर फैलने से उसकी गीड़ ना लग जाए, और इसी घबराहट में उसका फोन भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यानी अब वो किसी को मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद ही अपना हाथ काटकर जहर बाहर निकालने की कोशिश करता है और फिर जल्दी से घर आकर बहुत सारा पानी पी लेता है ताकि वो मूत कर जहर को बाहर निकाल दे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे बार बार हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं क्योंकि जहर का कुछ असर अभी भी उसके शरीर में बाकी रह गया था। और इसी तरह बिरजू भड़वा कुछ दिनों तक अपने घर में बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन फिर एक दिन वह बाहर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है जिसमें कुछ साइंटिस्ट उसे अपने साथ ले जाने आए थे। लेकिन जब वो घर के अंदर झांकते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, जिससे उन्हें लगता है कि शायद अंदर कोई नहीं है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद जहर का बचा कुचा असर भी बिरजू की बॉडी से निकल जाता है और वो खुद को ठीक महसूस करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो शहर में पहुँचता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है क्योंकि पूरा शहर खाली था और एक भी इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं था। हर तरफ सिर्फ सामान बिखरा पड़ा था जो देखकर लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। बिरजू भड़वा देखता है कि सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां बंद पड़ी थीं और उन गाड़ियों के अंदर मौजूद सारे लोग मरे पड़े थे। इसी बीच उसकी नजर एक रोड साइन पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि इंसानियत की गींड लग चुकी है और एक भयंकर वायरस की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मर चुके हैं। जो देखकर बिरजू तुरंत वहां से अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे, जिन्हें देखकर वह कुछ देर तक तो फूट फूट कर रोता है और फिर उन्हें अपने घर के पीछे ही दफना देता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और बिरजू भड़वा समझ जाता है कि इस दुनिया में उसके अलावा और कोई जिंदा नहीं है। लेकिन उसे फिर भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी जिंदा होंगे जो उस वायरस से इम्यून रह गए होंगे। इसलिए बिरजू अपने साथ एक बंदूक और कुछ खाना लेकर बचे हुए लोगों को ढूंढने लास वेगस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जो ब्रिज एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करता था वो भी ब्लॉक हो चुका था। इसलिए बिरजू भड़वे को मजबूरी में बहुत लंबा सफर तय करके दूसरे रास्ते से लास वेगस जाना पड़ता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि ये शहर भी खाली पड़ा था और यहाँ पर कोई इंसान नहीं था। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल और कसिनो भी सुनसान पड़े थे। आखिर में बिरजू थककर एक बड़े से होटल में रहने का फैसला करता है और क्योंकि उसके लिए सब कुछ फ्री था तो वह महंगी महंगी दारू पीकर एंजॉय करता है। लेकिन तभी अचानक उसके पास दो लोग आते हैं जो उस वायरस से जिंदा बच गए थे, जिसमें इस बुढ़े का नाम जगदीश भगत और लड़की का नाम चुलबुली था, जो बिरजू भड़वे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जगदीश भगत बताता है कि पिछले कुछ दिनों से हम भी ऐसे ही इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन मेरे साथ तो ये चुलबुली थी तो मैं इसकी रोज मारता था, इसलिए मुझे कभी हाथ गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसके बाद वो उसे एक आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसमें बताया गया था कि काफी कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट इस नए वायरस का कोई एंटीडोट नहीं ढूंढ पाए, जिस वजह से पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई और लोग दवाइयों के लिए एक दूसरे को मारने लगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों के भीतर दुनिया के सारे इंसान या तो वायरस की वजह से मर गए या फिर आपस में लड़ते लड़ते मर गए। जगदीश भगत बताता है कि वायरस आउटब्रेक के बाद आज पहली बार हम किसी जिंदा इंसान से मिले हैं, मतलब कि अब धरती पर बचे लोगों की संख्या बहुत ही कम है और इतने दिन अकेले भटकने की वजह से हम दोनों की मानसिक हालत भी खराब हो चुकी है। वहीं चुलबुली बताती है कि मैंने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चे को वायरस से मरते हुए देखा था, जिसके बाद से मेरी तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी क्योंकि इस बुढ़े के औजार में उतनी ताकत नहीं बची कि ये मुझे पहले जैसे मजे दे सके, इसलिए मेरी जवानी का बोझ अब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। जो सुनकर बिरजू उसे कोई जवाब नहीं देता और उन दोनों के साथ उस होटल में रहने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर इतनी महंगी महंगी चीजें होने के बावजूद भी बिरजू भड़वे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं अकेलेपन से परेशान होकर चुलबुली बिरजू की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो जाती है और उसे पकड़कर चूसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बिरजू उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैं अभी कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। ऐसे ही एक दिन जगदीश भगत उसे बताता है कि मैं कभी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन अब ना तो मेरे पास शोहरत है और ना ही मेरा परिवार है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची है और वो मेरी ये गन है, जिसकी मदद से हालात बिगड़ने पर मैं हम तीनों की जान ले लूंगा। जो सुनते ही बिरजू की फट जाती है और वो भागकर उस होटल से बाहर आ जाता है, पर तभी उसे पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब जगदीश भगत ने खुद को और चुलबुली को खत्म कर लिया था।
और इस तरह से बिरजू भड़वा फिर से पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अब पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला इंसान बचा है। जिसके बाद वो फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर उस शहर से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसे वह अपना दोस्त बनाकर अपने साथ रख लेता है और उसका नाम लकी रखता है। आगे वो एक लाइब्रेरी में जाकर कुछ सर्वाइवल बुक्स उठा लेता है और वापस अपने पुराने घर लौट आता है, जहाँ पर अब वो लकी के साथ रहने लगा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता है और 1 साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि बिरजू और लकी के बीच में अब काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। लेकिन इंसानों के बिना बिरजू बहुत ज्यादा बोर रहने लगा था, क्योंकि वो रोज रोज हाथ गाड़ी चला चला कर परेशान हो चुका था। इसलिए टाइम पास करने के लिए वो कभी जॉगिंग करता तो कभी तैरने चला जाता। एक बार तो वह अपनी गाड़ी को एक जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है। बिरजू को लग रहा था कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। लेकिन फिर एक दिन उसकी ये जिंदगी बदल जाती है, जब एक बार लकी किसी की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। वहीं बिरजू को लगता है कि शायद ये कुत्ता पागल हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे वहाँ एक घर में से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह तुरंत गाड़ी लेकर उस घर की तरफ पहुँचता है, जहाँ एक लड़की बंदूक लेकर छत पर खड़ी थी, जो बिरजू से कहती है कि साले तू है कौन। दरअसल इस लड़की का नाम था लाइलाज बीमारी और वो भी उस वायरस से बच गई थी। फिर जब बिरजू भड़वा उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, तब जाकर लाइलाज बीमारी को यकीन होता है कि उसे बिरजू से कोई खतरा नहीं है। आगे वो दोनों बातें करते हैं, जहां बिरजू भड़वे को पता चलता है कि लाइलाज बीमारी ने काफी समय से कोई जिंदा इंसान नहीं देखा। वो बताती है कि मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ और मुझे लग रहा था कि इस इलाके में मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद बिरजू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लाइलाज बीमारी उसे आज रात को यहीं पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसके खड्डे में कई दिनों से खुदाई नहीं हुई थी। इसलिए आज रात को वो बिरजू से अपना खड्डा खुदवाना चाहती थी, जिसके लिए बिरजू भी मान जाता है, क्योंकि उसने काफी टाइम से किसी की पिंकी नहीं मारी थी। फिर अगली सुबह बिरजू भड़वा लाइलाज बीमारी को अपने घर ले आता है, जहाँ वो दोनों अब साथ में रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने का काम उन दोनों का ही था और जनसंख्या बढ़ाने के लिए उन्हें दिन रात मजदूरी करनी पड़ेगी। फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा खाने पीने का सामान उठा लाते हैं। वहीं लाइलाज बीमारी को बिरजू भड़वे के साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसके साथ शादी करने का फैसला करती है। लेकिन बिरजू भड़वा ये शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे शादी से पहले ही मिल रहा था। इसलिए वो सोचता है कि साला जैसा चल रहा है चलने दो। फिर अगली सुबह वो सोकर उठते हैं और अपने रोजमर्रा का काम करने लगते हैं। इसके अलावा वो अपने अपने काम को ही अपना शौक बना लेते हैं ताकि बोर ना हो। वो दोनों जानते थे कि अगर उन्हें आबादी को जल्दी बढ़ाना है तो उन्हें रोज मजदूरी करनी होगी, इसलिए वो दोनों इस काम को पूरी शिद्दत से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानों के खत्म होने की वजह से जंगली जानवर शहर में आने लग गए थे। आगे बिरजू भड़वा अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा देता है ताकि उन्हें बिजली की कोई दिक्कत ना हो, जिसके कुछ महीनों बाद लाइलाज बीमारी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। वह बहुत खुश थी, लेकिन बिरजू भड़वे की फटी पड़ी थी। वो सोच रहा था कि क्या इस एपोक्लिप्टिक दुनिया में एक बच्चे को लाना सही होगा, ऊपर से बच्चे की डिलीवरी कौन करेगा, क्योंकि भीड़ के लिंड मुझे तो घंटा कुछ नहीं आता। इसलिए एक दिन वो लाइब्रेरी जाकर बच्चे की डिलीवरी से जुड़ी किताबें पढ़ने लगता है। आगे जैसे जैसे समय बीतता है, बिरजू और लाइलाज बीमारी घर में गाय और मुर्गियां पालना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें हमेशा ताजा दूध और अंडे मिलते रहें। अब जहां एक तरफ तो इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। दरअसल शहर में चूहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ भी आने लगे थे। इसलिए वो दोनों घर के आसपास का कचरा जलाने लगते हैं ताकि वो चूहे उनके पास न आए। लेकिन जब ये तरीका भी काम नहीं आता तो बिरजू भड़वा अपने घर को सील कर देता है। लेकिन ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए अगले दिन बिरजू शहर के बाहर से कुछ बिल्लियां लेकर आता है, जिससे उनके इलाके में चूहों की संख्या कम होने लगती है। फिर कुछ हफ्ते और बीतते हैं और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब लाइलाज बीमारी की डिलीवरी होनी थी। वहीं वो दोनों भी इस दिन के लिए बहुत तैयारी कर चुके थे, इसलिए बिरजू भड़वे की मदद से लाइलाज बीमारी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जो एक लड़की थी। इसके बाद वो दोनों शहर जाकर जगह जगह पर अपना एड्रेस लिख देते हैं, ताकि अगर कोई भी जिंदा इंसान उस शहर में आए तो उस एड्रेस को पढ़कर वो बिरजू भड़वे तक पहुँच सके। अब ऐसे ही और समय बीतता है और 6 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब बिरजू भड़वा गाड़ी से घर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट एक शेर से हो जाता है। बिरजू गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी गन निकालकर उस शेर को मुक्ति देने लगता है, पर तभी अचानक उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, जो बिरजू को देखकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं बिरजू भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो वह उससे दूर जाने लगती है। जिसके बाद बिरजू अपनी गाड़ी में आता है और उसे एक सेब देता है, जो देखकर उस लड़की को बिरजू पर भरोसा हो जाता है कि वो उसे कोई नुकसान
नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे बिरजू उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी वाली बेटी का नाम धप्पो और बेटे का नाम एलेक्स है। वहीं हम लाइलाज बीमारी को देखते हैं, जो फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उसे हर साल एक बच्चा पैदा करना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में लिखे उनके एड्रेस की वजह से 2 और जिंदा लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, जिसमें आदमी का नाम जॉर्ज और लड़की का नाम चुस्की था। वहीं वो छोटी लड़की जिसका नाम जोई था, वो अभी भी डरी हुई थी और गाड़ी से नीचे नहीं उतर रही थी, इसलिए वो अपनी पूरी रात उस गाड़ी में ही गुजारती है। फिर अगली सुबह जब चुस्की उसे खाना देने जाती है तो जोई उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जो देखकर चुस्की उसे एक कहानी सुनाती है कि कैसे वो कई सालों से जॉर्ज के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जॉर्ज के औजार में इतना दम नहीं था कि वो उसे प्रेग्नेंट कर सके। अब चुस्की बातों ही बातों में जोई को घर के अंदर ले आती है और उसे नहाने के लिए भेज देती है। आगे जब चुस्की जोई का बैग देख रही थी, तभी उसे उसमें से कुछ अजीब सी ड्राइंग्स मिलती है, जिसके साथ ही उसे वहाँ पर एक लेटर भी मिलता है जो जोई की माँ ने उसके लिए लिखा था। चुस्की उस लेटर को सबको पढ़ के सुनाती है, जिसमें जोई की माँ ने लिखा था कि अगर किसी को भी जोई मिले तो वह उसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि जब वायरस फैला था तो जोई के बाप ने मरने से पहले उसकी जवान पिंकी को बचाने की कोशिश की थी, जिसका जोई के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और इसी वजह से वो किसी को भी देखकर डर जाती है। लेकिन फिर एक दिन जोई की माँ ने उसके बाप को मार डाला और जोई को किसी सुरक्षित जगह भाग जाने को कहा, जो सुनकर चुस्की और जॉर्ज को जोई पर तरस आने लगता है और वो उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने का फैसला करते हैं। उधर कुछ महीनों बाद लाइलाज बीमारी अपने तीसरे बच्चे को भी जन्म दे देती है, जिसका नाम मैक्स रखा जाता है। आगे 1 साल तक तो वो सभी खुशी खुशी साथ में रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक से कुछ सर्वाइवर्स का ग्रुप बिरजू भड़वे के घर पर आ टपकता है, जो शहर में लिखे उसके एड्रेस को देखकर आया था। इस ग्रुप में मौली मरवाले, जीन जहरीली, अनजान एजरा और उसका बेटा राय फरंडवा थे। जिसके बाद बिरजू भड़वा उन लोगों को भी अपने घर ले आता है। तभी मौली बताती है कि 8 सालों बाद हमने किसी जिंदा इंसान को देखा है और इतने सालों से हम इधर उधर भटक ही रहे थे। जिस पर लाइलाज बीमारी कहती है कि अब से यही तुम्हारा घर है, यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और अगर तुम लोग चाहो तो हम सभी मिलकर यहाँ पर एक नई सोसाइटी बना सकते हैं। जो आइडिया बाकी लोगों को भी पसंद आता है तो वह इसके लिए मान जाते हैं। फिर अगले दिन बिरजू भड़वा नए मेंबर्स को बताता है कि शहर में लोगों के खत्म होने के बाद जंगली जानवर शहर में आ गए हैं और आसपास ही घूमते रहते हैं, इसलिए जब भी हम शहर में सप्लाई लेने जाएंगे तो हमारे पास हथियार होना बहुत जरूरी है। जिसके बाद वो सभी अलग अलग सामान लेने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। वहीं पास में ही एक हॉस्पिटल था और क्योंकि मौली मरवाले डॉक्टर थी तो वह वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ उठा लाती है। उधर बाकी लोग भी सारी जरूरी सप्लाई लेकर घर लौट आते हैं। फिर रात में जब सभी साथ में बैठे थे तो जहरीली जीन उन सभी के लिए गाना गाती है। उधर जॉर्ज और चुस्की कई सालों बाद आज फिर से एक दूसरे के साथ मजदूरी करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद चुस्की गलती से प्रेग्नेंट हो जाए। और कुछ महीनों बाद जहरीली जीन और चुस्की एक एक बेटी को जन्म देती हैं और इस तरह धीरे धीरे 14 साल बीत जाते हैं। बिरजू और लाइलाज बीमारी का परिवार अब बहुत बड़ा हो चुका था और आज वो अपनी बेटी धप्पो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं बिरजू भड़वा अपने ग्रुप के सभी बच्चों को पढ़ाने लगता है ताकि उन्हें पुरानी दुनिया के बारे में भी पता चल सके कि कैसे पहले धरती पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, वो कैसे रहते थे, कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करते थे और आगे चलकर उन्हें भी किस तरह जीना चाहिए। जो सारी बातें वो बच्चों को समझाता रहता है। फिर एक दिन अचानक वहाँ एक भयानक तूफान आता है। बिरजू भड़वा देखता है कि उसका कुत्ता लकी घर के अंदर नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने बाहर निकलता है, जहाँ पर वो देखता है कि लकी एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका है। जो देखकर बिरजू भड़वा और लाइलाज बीमारी टूट जाते हैं, क्योंकि लकी उन्हें तब मिला था जब बिरजू पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। आगे बिरजू अपने गार्डन में ही लकी को दफना देता है और उसे अपने ग्रुप के पहले मेंबर का दर्जा देता है। अब ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और फिर एक दिन जब बिरजू भड़वा अपने गार्डन में बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर वह तुरंत उस शेर के सामने चला जाता है ताकि वो बच्चों को बचा सके। लेकिन जब तक बिरजू को कोई बचाने आता, वो शेर उसकी बुरी तरह से गींड फाड़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और बिरजू को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बिरजू के शरीर में से बहुत ज्यादा खून बह चुका था, पर किस्मत से उसके पास डॉक्टर और दवाइयाँ होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं लाइलाज बीमारी उस शेर को ढूंढकर उसे मार देती है ताकि आगे वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर कुछ हफ्तों बाद बिरजू भड़वा भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और फिर से अपने रोजमर्रा के काम करने
लगता है। अब ऐसे करते करते 17 साल बीत जाते हैं और उनके बच्चे भी अब काफी बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन जब बिरजू भड़वा अपने बेटे एलेक्स और मैक्स को सरवाइव करने के तरीके बता रहा था, वहीं अनजान एजरा का बेटा राइफ रंडवा बिरजू की बेटी धप्पो को पसंद करने लगा था। वैसे तो धप्पो भी उसे बहुत पसंद करती थी और हमेशा उसके साथ ही रहती थी। जहाँ मौका मिलते ही वो दोनों एक दूसरे को चूसते रहते थे। ऐसे ही एक दिन वो दोनों अपनी फैमिली को बताते हैं कि वो दोनों अकेले जाकर बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। उधर उनके माँ बाप भी जानते थे कि ये साले बाहर जाकर ठोकम ठाकी ही करने वाले हैं, पर क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों पर है, इसलिए इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसके बाद वो उन दोनों को हथियार और राशन देकर विदा करते हैं। फिर कुछ दिन और बीतते हैं और उन लोगों के पास अब पानी की कमी होने लगती है। दरअसल अचानक से इंसानों के पूरी तरह खत्म होने की वजह से मौसम बदलने का सिस्टम गड़बड़ा चुका था, जिससे कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। इसी बीच वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक गाड़ी आ रही है, जिसका मतलब था कि उनके अलावा कुछ और भी इंसान हैं जो अभी तक जिंदा हैं। अब वो जल्दी से घर पहुंचकर सबको इस बारे में बताने लगते हैं। बिरजू भड़वा कहता है कि शायद ये लोग हमारे लिए खतरा हो सकते हैं और हमारे घर पर भी कब्जा कर सकते हैं। पर तभी दूसरे ग्रुप का लीडर बोबा भाई बताता है कि हम तो सिर्फ यहाँ पर तेल लेने आए हैं, हमारे पास एक ड्रिल मशीन भी है जिससे हम जमीन में छेद करके तुम्हारे लिए हेडपंप लगा सकते हैं। जिसके बदले में बोबा भाई बिरजू भड़वे से पेट्रोल चाहता था। वहीं बिरजू के ग्रुप के पास पानी की कमी थी, इसलिए वो बोबा भाई के इस ऑफर को मान लेता है। अब बिरजू की बात सुनकर बोबा भाई का ग्रुप किसी जगह पर ड्रिल करना शुरू कर देता है, पर क्योंकि ये काम पूरा होने में कई दिन लगने वाले थे, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि तब तक बोबा भाई का ग्रुप अपनी वैन में ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, बिरजू भड़वा नोटिस करता है कि बोबा भाई कोई अच्छा इंसान नहीं है। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि एक बार इसने कुछ सामान के लिए कई सारे सर्वाइवर्स को मार डाला था। जो सब जानने के बाद बिरजू भड़वा अपने ग्रुप से कहता है कि हमें बोबा भाई से सावधान रहना होगा। जिस पर लाइलाज बीमारी उसे कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि ड्रिल का काम खत्म होने के बाद वो लोग खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। खैर अगले 2 दिनों तक ड्रिल का काम जारी रहता है और 4 दिन बाद वो लोग जमीन के अंदर से पानी निकालने में सफल हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी बिरजू भड़वा कहता है कि हमारी डील पूरी हुई, अब तुम लोग अपना पेट्रोल लेकर यहाँ से जा सकते हो। फिर उसी रात सब मिलकर पार्टी करते हैं। हालांकि बिरजू भड़वे की अभी भी फटी पड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बोबा भाई इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर रात को जब सभी सो जाते हैं, तभी बिरजू को बाहर किसी की चीख सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है कि बोबा भाई एक कमरे से बाहर आ रहा है। वहीं बाहर उसका दोस्त सुपांडी पहरा दे रहा था, ताकि अगर कोई भी वहाँ पर आए तो वह उसे तुरंत इशारा कर सके। अब बिरजू चुपके से उस कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ पर जोई रो रही होती है। दरअसल बोबा भाई ने जबरदस्ती उसकी पिंकी बजाई थी। वहीं बिरजू तुरंत जाकर ये बात अपने ग्रुप को बताता है, जिस पर बाकी मेंबर्स कहते हैं कि बोबा भाई के ग्रुप के पास बहुत सारे हथियार हैं और उन्होंने उसे ये कहते हुए भी सुना है कि अब वो यहाँ से नहीं जाने वाला। बिरजू कहता है कि फिर तो हमें उसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ग्रुप के लोगों के साथ ऐसे गलत होते हुए नहीं देख सकता। आज जो उसने जोई के साथ किया है, कल वो किसी और के साथ भी कर सकता है। अब बाकी लोग उसकी बात से सहमत तो थे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि किसी को जान से मारना सही फैसला नहीं होगा। जिस पर बिरजू कहता है कि अगर हमने बोबा भाई को नहीं रोका तो हमारी फैमिली सेफ नहीं होगी। जो सुनकर वो सभी भी मान जाते हैं कि उसे रोकने के लिए उसे मारना ही पड़ेगा। फिर प्लान के मुताबिक रात को वो लोग बोबा भाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं उसके ग्रुप को इस बात की कोई भनक नहीं थी, जिसके बाद बिरजू भड़वा सीधे ही बोबा भाई को मार डालता है। हालांकि बिरजू को भी ये करने में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने आज तक किसी की भी जान नहीं ली थी, लेकिन उसने ये सब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया था। जिसके बाद अगले दिन बिरजू का ग्रुप बोबा भाई के ग्रुप को बता देता है कि तुम्हारा लीडर मर चुका है और अगर तुम लोग चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, पर बदले में तुम्हें भी साथ मिलकर काम करना होगा और अगर तुम लोग जाना चाहो तो अभी जा सकते हो। जिस पर ग्रुप के ज्यादातर लोग तो यहीं पर रहने का फैसला करते हैं, लेकिन बोबा भाई का बेस्ट फ्रेंड सुपांडी, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसे पता था कि बिरजू के ग्रुप ने ही मिलकर बोबा भाई को मारा है और क्या पता आगे जाकर वो लोग उसे भी मार दें। लेकिन इस ग्रुप के बाकी लोग कहते हैं कि हमें बोबा भाई के बारे में सब पता था, वो एक बहुत बुरा लीडर था और सभी का गलत फायदा उठाता था। इसके अलावा वो कभी कभी अपनी ग्रुप की औरतों को भी रगड़ दिया करता था, इसलिए हम तो खुश हैं कि वो मर चुका है। अब क्योंकि सुपांडी ही अकेला था जो उसके खिलाफ था, इसलिए बिरजू भड़वा उसे ग्रुप से बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सुपांडी वापस आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता था। लेकिन बिरजू उसे अंदर आने नहीं देता, क्योंकि सुपांडी बोबा भाई के गलत कामों में उसका साथ देता था, इसलिए सजा के तौर पर उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद थोड़ा और समय बीतता है और अब पूरे 20 साल बीत चुके होते हैं। हम बिरजू भड़वे के बच्चों को देखते हैं जो एक प्लेन बनाने पर
पर काम कर रहे थे। तभी बिरजू का बेटा एलेक्स कहता है कि कुछ ही समय में हम इस प्लेन को उड़ाने लायक बना लेंगे, जिसकी मदद से हम आसानी से पहाड़ों पर ऊपर नीचे जा सकेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं और जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि आधे से ज्यादा लोग फिर से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मॉली कहती है कि हम सभी पुराने वाले वायरस से तो इम्यून हो गए थे, लेकिन वो वायरस भी समय के साथ साथ इवॉल्व हो चुका है, इसलिए हम इसका कोई ना कोई इलाज तो ढूंढ ही लेंगे। अब ग्रुप के जो मेंबर्स ठीक थे वो बीमार लोगों की देखभाल करने लगते हैं। वहीं बिरजू के बेटे सैम की हालत ज्यादा खराब थी, जिसको लेकर वो लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। फिर अगले दिन अचानक बिरजू की बेटी धप्पो अकेले ही घर लौट आती है, जो राइफ रनवे के साथ बाहर गई थी। वो बताती है कि हम कई महीनों तक एक शहर से दूसरे शहर जाकर जिंदा लोगों की तलाश करते रहे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला, इसलिए हम दोनों ने सब कुछ छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन जब हम पहाड़ पर मजदूरी कर रहे थे, तभी हमने एक आदमी को देखा। हम उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी चुपके से वहाँ पर आया और उसने राइफ रनवे पर चाकू रख दिया। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सुपांडी था, जो बिरजू भड़वे से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो राइफ रनवे को मार देता है। धप्पो बताती है कि मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाया, जिसके बाद मैंने उसे वहीं दफना दिया और वापस घर आने लगी। पर तभी रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो बाकी का सफर मुझे पैदल ही तय करना पड़ा। आगे धप्पो को पता चलता है कि उसके ज्यादातर ग्रुप के मेंबर्स वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए वो भी मॉली मरवाले के साथ मिलकर उनकी देखभाल करने लगती है। वहीं मॉली सैम का बुखार कम करने के लिए उसे ठंडे पानी में डुबोती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद मॉली की दी हुई दवाइयां लेने से बाकी के लोग फिर से स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन ये दवा सैम पर असर नहीं करती और सैम अपने माँ बाप से आखिरी बार बात करते करते इस दुनिया से चला जाता है। वहीं सैम के अलावा उस ग्रुप के 3 और मेंबर्स भी मर चुके थे, जिस सबसे बिरजू पूरी तरह टूट जाता है। तभी लाइलाज बीमारी उसे समझाती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हम दोनों एक साथ थे, और आज तो हमारे पास पूरा परिवार है और हम ही इस धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने वाले हैं। जिसके बाद बिरजू भड़वा फिर से अपने ग्रुप के बच्चों को आगे के लिए तैयार करने लगता है। अगले दिन वो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर उगते हुए सूरज को देखता है और सोचता है कि 20 सालों में दुनिया कितनी बदल चुकी है। जिसके बाद वापस लौटकर वह बच्चों से कहता है कि अब तक हम लोग गलत रास्ते चल रहे थे, हम पुरानी दुनिया जैसा बनना चाहते थे, लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं रही, इसलिए हमें प्रकृति के हिसाब से जीना सीखना होगा। जिसके बाद वो एक सैटेलाइट रेडियो को चालू करता है, ताकि उसकी मदद से वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। जिसके बाद वो लोग एक सोसाइटी बनाते हैं, सोशल इवेंट्स रखते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आसपास के शहरों को अपने हिसाब से रहने के लिए रेनोवेट करते हैं। और ऐसे ही करते करते 50 साल और बीत जाते हैं। यहाँ पर हम बुढ़े बिरजू भड़वे को देखते हैं, जो अपने पोते धूम चुत्तड़ को बताता है कि ये नई दुनिया मेरे ही औजार से निकली है और अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर है, इसीलिए जल्दी से जाओ और बहुत सारे बच्चे पैदा करो। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।